So the product of the day is carrier's legal liability insurance. This carrier's legal liability insurance is one product which is required by the transporter firms, carrier firms and logistic firms. क्या है इस प्रोडक्ट को समझिए। देखिए, आपको कहीं भी कोई भी सामान भेजना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एनालाइज द वेज हाउ टू सेंड। वाटरवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है, रोडवेज है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि कैसे भेजना चाहिए। जब आप वाटरवेज से भेजने की सोचते हैं तो सामान शिप से, बोट से या हल से जाता है। हल कहते हैं पानी में चलने वाली मशीनरी को। स्टीमर भी हो सकता है, बोट भी हो सकती है, शिप भी हो सकता है। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब पोर्ट टू पोर्ट फैसिलिटी हो या फिर कनेक्टिविटी हो। आधा एयरवेज से जा रहा है, या आधा ट्रेन से जा रहा है, या आधा वाटरवेज से जा रहा है, लाइक दैट। आधा सामान नहीं, आधा रास्ता। यहाँ से यहाँ तक बाई ट्रेन गया, फिर वहाँ से बाई शिप गया, लाइक दैट। एयरवेज से बहुत कन्वीनियंट रहता है, बहुत फास्ट भी रहता है, कॉस्टली भी रहता है। तो उस केस में एयर कार्गो कैरियर, हेलीकॉप्टर और कोई भी एयर डिवाइस हो सकता है, जैसे कि ड्रोन भी है, यह भी सामान पहुंचाते हैं। रेलवे से भेजते हैं तो रेलवे की अलग से मालगाड़ी चलती है, या कोई स्पेसिफिक ट्रेन भी चलाई जा सकती है, जैसे कि कभी ऑयल पहुंचाना है या पानी पहुंचाना है या कोई लिक्विड पहुंचाना है तो टैंकर ट्रेन भी चलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है रोडवेज, और उसमें जो भी सामान भेजा जाता है वो GCCV यानी गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल के जरिए भेजा जाता है। ये जो GCCV है ये LMV भी हो सकता है, MCV भी हो सकता है, HCV भी हो सकता है। LCV के मायने लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। टैंकर, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, ओपन बॉडी, क्लोज बॉडी, ये सारे तरीके के व्हीकल रोड से सामान भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो पॉलिसी है कैरियर्स लीगल लायबिलिटी, ये केवल रोड रूट के लिए है, एयर रूट के लिए भी नहीं है, रेलवे रूट के लिए भी नहीं है, वाटरवे रूट के लिए भी नहीं है। तो सबसे पहले ये फंडा क्लियर हो जाए आपका कि केवल रोड रूट पर जो सामान भेजने वाले हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों या लॉजिस्टिक फर्म हों या कैरियर्स हों, वही ये पॉलिसी ले सकती है। इस पॉलिसी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी कोई सामान भेजा जाता है so the movement of goods or cargo from one place to another place can cause the loss or damage. रास्ते में कहीं भी सामान जा रहा है तो उसमें लॉस और डैमेज की पॉसिबिलिटीज 100% होती है। टक्कर हो सकती है, जल सकता है, चोरी हो सकता है, नदी में लुढ़क सकता है, रास्ते जाम हो सकते हैं, दंगाई कुछ भी कर सकते हैं, टेररिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन ड्यूरिंग द ट्रांजिट। तो वो सारे रिस्क ट्रांसपोर्टर कैसे बियर करे, जिसका कि काम ही डे और नाइट सामान भेजना है, जिसकी सारी गाड़ियां सामान भेजने में ही लगी हुई हैं, उसे पता है कि किसी भी गाड़ी में कोई भी लॉस हो सकता है, और जब एक गाड़ी में भी लॉस होगा तो कितना लॉस होगा ये उसे नहीं पता है। एवरीथिंग इज 50-50। उसे ये भी पता है लॉस हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ये भी पता है कि लॉस होगा तो कितना होगा, कितना नहीं होगा, क्योंकि एक गाड़ी में एक गाड़ी के कॉस्ट से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। गाड़ी में जितना सामान है उसकी कॉस्ट से ज़्यादा तो। क्वेश्चन ये है कि ये सब जानते हुए भी उसको इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसका पीछे लॉजिक यही है कि
कैरियर्स लीगल लायबिलिटी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि ट्रांसपोर्टर्स की या कैरियर्स की या लॉजिस्टिक फर्म्स की उस लिस्ट को कवर करती है जिसके लिए उन्होंने भाड़ा लिया है, जिसके लिए उनकी लीगल लायबिलिटी है, जिसके उसके वो मालिक नहीं है, क्योंकि उस सामान में कभी भी डैमेज हो सकता है। अब दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये होगी कि जिस आदमी ने या जिस मालिक ने अपना सामान भेजना चाहा है ट्रांसपोर्टर के थ्रू, उसने उसका बीमा करा रखा हो। दूसरी कंडीशन ये ना करा रखा हो। लेकिन लॉस और डैमेज तो दोनों सूरत में हो सकता है, इंश्योर्ड है तो भी, अनइंश्योर्ड है तो भी। अगर अनइंश्योर्ड होगा तब तो वो लॉस की पोजीशन में सीधा ट्रांसपोर्टर पर क्लेम करेगा, क्योंकि उसको उसने फ्रेट पे किया है और वो कहेगा ट्रांसपोर्टर से कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपको सामान सेफ्टी पहुंचाना था, आपने नहीं पहुंचाया, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। दूसरी कंडीशन ये है कि उसने इंश्योरेंस करा रखा है। उस सिचुएशन में उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करे, चाहे तो ट्रांसपोर्टर से क्लेम करे। अगर वो ये प्रेफर करता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसके जनरल लॉस को पे करेगी, क्लेम को सेटल करेगी, उसको इंश्योरेंस का कंपनसेशन देगी, क्योंकि उसका लॉस तो हुआ है। लेकिन जब लॉस सेटलमेंट करेगी तो उससे एक सब्रोगेशन लेटर ले ली, और ये जो सब्रोगेशन लेटर है इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लीगल राइट्स एंड रेमेडीज। तो जब ये ट्रांसफर कर दिए राइट्स एंड रेमेडीज इंश्योरेंस कंपनी के नाम, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट मिल गया कि जिस ट्रांसपोर्टर के व्हीकल से उसके सामान को लॉस या डैमेज हुआ है उससे वो क्लेम अमाउंट रिकवर करे जो कि उसने इंश्योर को पे किया है। तो अल्टीमेटली वो अमाउंट भी ट्रांसपोर्टर से रिकवर होना है। इसका मायने ये हुआ कि उसका इंश्योरेंस हो तो भी वो ट्रांसपोर्टर से रिकवर होना है, उस केस में गाड़ी माल का मालिक कर लेगा, और अगर इंश्योरेंस हो उस केस में भी ट्रांसपोर्टर से रिकवर होना है, इस केस में इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करेगी। इसका मतलब ट्रांसपोर्टर तो हर हाल में रेस्पॉन्सिबल है, ही कैन नॉट एस्केप द लायबिलिटी, चाहे वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे या कोर्ट सेटलमेंट करे। तो ट्रांसपोर्टर इस लायबिलिटी से बच नहीं सकता। इस लायबिलिटी से बचाने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस ले। ये कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते ही उसकी सारी रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है, और जो भी लॉस और डैमेज का क्लेम आएगा उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी ट्रांसपोर्टर के बिहाफ पर, चाहे वो 1 दिन हो या 10 दिन हो या पूरे साल भर हो। इसलिए यही एक तरीका है जिससे ट्रांसपोर्टर अपने बिजनेस को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। तो उस पॉलिसी को कौन खरीदेगा? ट्रांसपोर्टर, कैरियर फर्म या लॉजिस्टिक फर्म। क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसके पास बहुत सारे व्हीकल हैं और वो सारे के सारे व्हीकल सामान ढोने, कैरी करने या पहुंचाने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा कुछ और व्हीकल उसने भाड़े पे ले रखे जो उसके खरीदे हुए नहीं है लेकिन दूसरों से ले रखे हैं, उनको वो किराए पे करता है, उनमें भी उसका माल जाता है तो जिम्मेदारी उसी की होगी, उसके लिए भी लायबिलिटी वही है। उस केस में भी उसको उनका इंश्योरेंस चाहिए। तो दोनों तरीके के व्हीकल जो कि उसके ओन्ड है और हायर्ड हैं, दोनों ऐसे एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएंगे, जो कि कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी उन व्हीकल्स में जाने वाले हर सामान के फिजिकल लॉस और डैमेज की रिस्क को कवर करेगी। तो किस पैरल के अगेंस्ट में रिस्क कवर हुई? क्या स्कोप ऑफ कवर है? बेसिक कवरेज क्या है पॉलिसी का? फायर, एक्सप्लोजन और एक्सीडेंट।
अगर उसके ट्रकों में या उसके टैंकर्स में माल जा रहा है और उसको लॉस होता है तो लॉस तो सैकड़ों कारणों से हो सकता है, लेकिन अगर वो फायर से हुआ है, एक्सप्लोजन से हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है तो रिस्क कवर है। नेग्लिजेंस से हुआ है, नेग्लिजेंस किसकी? उसके एम्प्लॉय की, उसके रिप्रेजेंटेटिव की, उसके सर्वेंट की, ट्रांसपोर्टर की, तो भी रिस्क कवर है। और इसके अलावा अगर राइट एंड स्ट्राइक से या टेररिज्म से हुआ है तो ये रिस्क पॉलिसी में तो कवर नहीं है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा पैसे देकर के कवर कराया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास ये 2 एड ऑन कवर है। इन दोनों एड ऑन कवर का नाम है राइट एंड स्ट्राइक एंड टेररिज्म। तो पॉलिसी का बेसिक कवरेज हुआ फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट एंड नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, रिप्रेजेंटेटिव्स और सर्वेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टर फर्म। एडिशनली right and strike and terrorism risk can be covered on payment of additional premium। तो ये पॉलिसी के क्या की कंसिडरेशंस हैं? पहली बात तो यह है कि पॉलिसी 12 महीने से ज्यादा के लिए नहीं दी जाएगी, मैक्सिमम 1 ईयर। 12 महीने से कम के लिए दी जा सकती है, ज्यादा के लिए नहीं। पॉलिसी एक्सपायर होगी तो रिन्यू कर दी जाएगी अगले 12 महीने के लिए। रेपुटेड फर्म के लिए दी जाएगी, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि ट्रांसपोर्टर के पास जितने भी व्हीकल हैं उन सबका कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस मोटर पॉलिसी का होना चाहिए। हर मोटर व्हीकल को रोड पर चलने के लिए इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, और वो कंपलसरी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि उसके सारे व्हीकल्स का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस बीमा होना चाहिए, जो कि पूरे साल कंटिन्यू रहे। अगर कोई पॉलिसी कैरियर्स लीगल लायबिलिटी के पॉलिसी पीरियड में एक्सपायर हो गई है तो वो पॉलिसी भी विदाउट ब्रेक रिन्यू हो जाए और कंटिन्यू रहे, क्योंकि अगर डेट ऑफ लॉस के दिन पैकेज पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फोर्स में नहीं होगी तो कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी भी कोई क्लेम पे नहीं करेगी। दिस इज अ प्री कंडीशन। नेक्स्ट ये है कि सारे व्हीकल्स उसके रोड वर्दी कंडीशन में होने चाहिए। कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए रोड वर्दी कंडीशन में होने का मतलब ये है कि उसका आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो, आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो। ये सारे के सारे व्हीकल एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएंगे, जिसको फ्लीट पॉलिसी बोला जाता है। यानी ट्रांसपोर्टर एक ही पॉलिसी लेगा तो ट्रांसपोर्टर के पास 5 व्हीकल हैं तो भी, 15 व्हीकल हैं तो भी, 50 व्हीकल हैं तो भी, 200 व्हीकल हैं तो भी, सब एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएगा। इसके बाद उसको कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होंगे, जो कि अगर लॉस हो जाता है तो क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी। यह है लॉग बुक, कंसाइनमेंट नोट, और ये पॉलिसी मिनिमम 500 प्लस जीएसटी के प्रीमियम पर दी जा सकती है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई डाउट? ठीक है, तो ये की कंसिडरेशंस है। पॉलिसी 12 महीने से ज़्यादा नहीं दी जाएगी, लेकिन एक्सपायरी पर रिन्यू कर दी जाएगी। हर व्हीकल का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी होना चाहिए मोटर की इंश्योरेंस का। फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए रोड वर्दी कंडीशन के लिए। फ्लीट पॉलिसी होनी चाहिए। फ्लीट पॉलिसी के अलावा सिंगल पॉलिसी भी दी जा सकती है, लेकिन नॉर्मली ट्रांसपोर्टर फ्लीट पॉलिसी लेते हैं क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं। सिंगल पॉलिसी अगर देंगे तो उनके पास जितने व्हीकल हैं 2, 3, 4, 5 वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन अगर 50, 60 है तो सिंगल पॉलिसी देना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आएगा कवर ड्यूरेशन। कवर ड्यूरेशन में ट्रांसपोर्टर को कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्योंकि जब भी गाड़ी उसकी जाती है दूसरे ट्रांसपोर्टर के पास, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके गोडाउन में जरूरी सामान हो रखने के लिए स्पेस हो, गोडाउन उसका एम्प्टी हो।
हो सकता है कोई और गाड़ी उससे पहले ही अनलोड हुई हो। तो कई बार गोडाउन पूरा पैक होता है, भरी हुई गाड़ी को वेट करना पड़ता है, खाली होने में 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकते हैं, 6 दिन लग सकते हैं, और ऐसा रूटीन में होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में रिस्क कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी, कहाँ तक चलेगी, ये सब समझना जरूरी है। क्योंकि ट्रांसपोर्टर ये चाहेगा कि जहाज से रिस्क शुरू हो रही है, जिसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोला जाता है, वहाँ पर भी लोडिंग अनलोडिंग की रिस्क कवर होनी चाहिए। क्योंकि डैमेज तो लोडिंग अनलोडिंग में भी हो सकता है, फिर सारे रास्ते में भी हो सकता है, फिर जहाँ जिस शहर गाड़ी जाएगी उस शहर में भी हो सकता है, और शहर में पहुँच गई सेफली, सारा सामान भी सेफली पहुँच गया, लेकिन गाड़ी अब अनलोड नहीं हो पा रही है तो भी डैमेज हो सकता है, और जब तक अनलोड नहीं हो रही है तब तक डैमेज हो सकता है। डैमेज सिर्फ बिना एक्सीडेंट के भी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे सामान से एक दूसरा सामान भी खराब हो सकता है, या सामान रखा हुआ भी जिसकी लाइफ कम है, वो सामान टाइम के हिसाब से भी खराब हो सकता है, साइज के हिसाब से भी खराब हो सकता है, स्मेल के हिसाब से भी खराब हो सकता है। तो कवरेज कहाँ तक होगा, कब तक होगा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पे खत्म होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज या फाइनल डेस्टिनेशन पे भी अगर गाड़ी अनलोड नहीं होती है तो अनलोडिंग के लिए वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इंतजार नहीं कर सकता है। 3 दिन तक की रिस्क कवर रही। तो पॉलिसी एंड्स विद अनलोडिंग और एक्सपायरी ऑफ 3 days विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब हुआ कि रिस्क शुरू हुई है पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे लोडिंग अनलोडिंग के ऑपरेशन से। रिस्क सारे रास्ते चलेगी और रिस्क फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के और अनलोड होने के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन अनलोड नहीं हुआ है तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की रिस्क कवर रहेगी, उसके बाद रिस्क खत्म हो जाएगी। यह है कवर ड्यूरेशन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई एक बंदा बता सकता है कि ये कवर ड्यूरेशन का मतलब क्या है, कैसे कवर होगा? कोई भी बताए अपनी इच्छा से, जिसको समझ में आया है। ये मैंने प्रेजेंटेशन की स्लाइड भी खोल दी है आपके लिए। अब बताइए, कोई भी बताना चाहे। एनीवन, पढ़ के भी बता दीजिए, पढ़ के भी समझा दीजिए, जिससे आपकी टीम के लोग भी समझ जाए। कोई भी बताइए। एनीवन? नो? श्रीधर, आर यू देयर इन द ट्रेनिंग? मिस्टर श्रीधर? मिस्टर श्रीधर? Sridhar is not there. जितेंद्र कुमार, आर यू देयर? जितेंद्र जी, ये स्लाइड पढ़िए और बताइए कि ये इसका मायने क्या है, समझा दीजिए अपनी टीम को जरा। मैं बंद करता हूँ और ये स्लाइड आपके लिए खोलता हूँ। अब बता दीजिए क्या है। और कोई कोशिश करेगा? और कोई भी कोशिश करेगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जब भी ये पॉलिसी किसी भी ट्रांसपोर्टर को बेचेंगे तो समझानी पड़ेगी आपको।
और ट्रांसपोर्टर आपसे पूछेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं समझा पाए तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी। इसलिए ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर से समझ लीजिए कि पॉलिसी में जो कवर ड्यूरेशन है वो गाड़ी जहाँ से लोड होके चल रही है। और एग्जांपल क्लियर करता हूँ आपको। बॉम्बे से हैदराबाद जाना है तो बॉम्बे हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हैदराबाद हो गया पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन या पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। तो जब बॉम्बे में गाड़ी लोड हो रही है तो लोडिंग में भी उसका कोई रिस्क हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं सामान भरने में, वो सामान की रिस्क भी कवर है। लोड होके गाड़ी चल रही, रास्ते की रिस्क भी कवर है। गाड़ी हैदराबाद पहुंच गई, वो रिस्क भी कवर है। लेकिन गाड़ी हैदराबाद पहुंचने के बाद सामान अनलोड नहीं हो पाया, तो अनलोड नहीं हो पाया तो भी पहले दिन की रिस्क कवर है, दूसरे दिन की भी रिस्क कवर है, तीसरे दिन की भी रिस्क कवर है, चौथे दिन की रिस्क कवर नहीं होगी। पॉलिसी तो पूरे साल की है, पॉलिसी तो एक्सपायर हुई नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रांजिट की रिस्क तीसरे दिन एक्सपायरी ऑफ 3 days में खत्म हो जाएगी। पॉलिसी एंड विद अनलोडिंग और एक्सपायरी ऑफ 3 days। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 दिन तक सामान नहीं उतर पाता है तो फिर जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की खुद की है, फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। इतनी सी चीज़ है बस। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन या पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ये एक ही होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिस्क जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से शुरू हुई और फाइनल डेस्टिनेशन पे ख़त्म हुई। लेकिन वो ख़त्म दो सूरत में होगी, दोनों में से कोई सी सिचुएशन जो भी पहले हो, या तो अनलोडिंग हो जाए या फिर 3 दिन हो जाए। ये पॉलिसी का कवरेज है बस, ये सबसे इम्पोर्टेंट। बोलिए। वो पॉइंट पर अभी हम आ रहे हैं, लेकिन आपने पहले पूछ लिया तो बता दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी इनहेरेंट वाइस होते हैं इसमें, तो वो अपने आप बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी चोरी के, बिना किसी फायर के वो सामान या गुड्स को लॉस या डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या मिल्क आइटम के बने हुई, मिल्क की बनी हुई स्वीट्स हैं, अब उनकी लाइफ लिमिटेड होती है 2 days 3 days। अब मान लिया गाड़ी 5th या 6th डे पहुंची तो वो सारा रास्ता भी खराब हो गया। अब ये रास्ते में खराब हो गया, इसकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है, क्योंकि ना तो फायर हुआ है, ना एक्सप्लोजन हुआ है, ना एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई किसी एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस है। चारों में से कोई कारण नहीं। अब फिश है, फिश किस वजह से उसका लॉस हुआ है, इन चारों में से कोई रीजन है देन इट इज कवर्ड, अदरवाइज इट इज नॉट कवर्ड। जैसे आपने एप्पल से भरा हुआ है या कोई बनाना से भरा हुआ है या कोई वेजिटेबल से भरा हुआ ट्रक हो जाए पूरा लोडेड, और रास्ते में कई राइट एंड स्ट्राइक हो रहे थे तो 4 दिन बंद रहा रास्ता, या फ्लड आ गया था तो 5-6 दिन बंद रहा, 8वें दिन पहुंचा। A fully loaded truck is wasted because it got decayed, it is rotten. Such liabilities are not covered, these are excluded. Okay. So how to calculate the premium of the policy? 3 factors are important.
To calculate the base rate, you need three things: gross vehicle weight, limit of indemnity and add-ons. ग्रॉस व्हीकल वेट आपको हर व्हीकल के आरसी से मिल जाएगा। लिमिट ऑफ इंडेमिनिटी आपको ट्रांसपोर्टर देगा कि उसको पूरे साल का कितना उसका टर्नओवर है, कितने का उसको कवरेज चाहिए। एड ऑन का वर्क ट्रांसपोर्टर सेलेक्ट करेगा, उसके लेने या नहीं लेने, लेने हैं तो दोनों लेने हैं या एक भी नहीं लेना है। अगर अच्छा प्रपोजल है और उस पर डिस्काउंटिंग और लोडिंग की गुंजाइश है तो वो भी अंडरराइटर देखेगा। अगर उसकी बॉडी और व्हीकल सभी की ठीक है, फ्लीट्स बड़ी है, पास्ट क्लेम हिस्ट्री कोई नहीं है, ज़्यादातर व्हीकल नए हैं, तो वो डिस्काउंट भी देगा, यानी कि प्रीमियम रेट कम हो जाएगा। हर क्लेम पर 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट कंपल्सरी एक्सेस है, जो कि मिनिमम 5,000 रुपये होगा। अगर क्लेम आता है तो, नहीं तो कुछ भी नहीं कटेगा। टेररिज्म के केस में ज़्यादा हो सकता है। तो जब प्रपोजल आपके पास आता है, उसको रेटिंग करने के लिए अंडरराइटर के पास आप भेजते हैं, तो वो प्रपोजल फॉर्म में यही डिटेल मांगता है कि व्हीकल्स के ग्रॉस व्हीकल वेट क्या है, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी क्या चाहिए, एड ऑन कवर्स क्या है। इसके बेसिस पर प्रपोजल की रेटिंग हो जाती है। अब ये रिस्क है जो कि पॉलिसी में कवर नहीं है। पहली चीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर नहीं है। किसी लोडेड गाड़ी जा रही है, उससे कोई पर्सन टकरा गया, उसके हाथ पैर टूट गया, उसकी डेथ हो गई या कोई इंजरी आ गई, तो ये कैरियर लीगल लायबिलिटी उसको नया पैसा नहीं देगी, क्योंकि ये जो लायबिलिटी है वो मोटर की पैकेज पॉलिसी में कवर्ड है। हालांकि होने को तो मोटर की थर्ड पार्टी पॉलिसी में भी कवर्ड है, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी होनी चाहिए, और नॉर्मली ट्रांसपोर्टर पैकेज पॉलिसी ही लेते हैं अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, बिकॉज दे नो द व्हीकल इज वेरी कॉस्टली। इफ एनीथिंग हैपन्स ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, द रिपेयर कॉस्ट वुड बी वेरी हाई, so they will always prefer to take a comprehensive or package policy for their commercial vehicles. Maybe the vehicle is owned by them or they hired by them. If it is hired, they will say the owner of the vehicle to take a comprehensive policy. He will take the motor policy and he will submit a copy to the transporter. कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी कवर्ड नहीं है। सर्वेंट का या एम्प्लॉय का सामान हो, उसको लॉस हो जाता है तो वो कवर नहीं है। रॉयल्टी एंड स्ट्राइक की रिस्क कवर नहीं है, लेकिन एड ऑन कवर है, एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो कवर हो जाएगा। एक्ट ऑफ टेररिज्म कवर नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो कवर हो जाएगी। इनहेरेंट डिफेक्ट और वाइस ये आ गया है, देखो उसकी रिस्क वही, अगर कोई सामान खराब होने वाला है, डीके होता है, पेरिशेबल होता है, सड़ जाता है, उसकी रिस्क कवर नहीं है, क्योंकि कोई लॉस एक्सीडेंट से नहीं होता। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस अगर कोई डिले की वजह से होता है या लॉस ऑफ मार्केट की प्राइसेस की वजह से होता है तो वो कवर नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, व्यापारी क्या करता है कि एक ट्रक यहाँ से केला लिया मुंबई से, मुंबई में बहुत ज़्यादा आ रहा है केला, हैदराबाद भेजा, तो मान लिया ट्रक 3 लाख का है, टाइम से हैदराबाद पहुंच भी गया, लेकिन वहाँ केले का भाव डाउन हो गया और मुझसे 2 लाख में बिका, तो उसको व्यापारी को लॉस हो गया 1 लाख का। तो वो तो चाहेगा ये लॉस भी इंश्योरेंस कंपनी पे करे, लेकिन ये तो मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से हुई है, ये तो पॉलिसी में रिस्क कवर ही नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, तो ऐसी रिस्क कवर नहीं होगी। दिस इज इन एक्सक्लूजन। उसने कोई प्रॉपर व्हीकल के डॉक्यूमेंट नहीं की यूज़ किए हैं, जैसे कि फिटनेस है या परमिट है, तो भी रिस्क कवर नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है, करेगा, वरना व्हीकल नहीं चलाएगा। कमर्शियल व्हीकल के लिए तो उसको डॉक्यूमेंटेशन पूरे चाहिए, किसी भी जगह पे चेक किए जा सकते हैं। हर ट्रक ओनर, हर ट्रांसपोर्टर ये जानता है कि रास्ते में गाड़ी तब चलेगी जब उसके पास कंसाइनमेंट नोट होगा, गाड़ी की आरसी होगी, गाड़ी का ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसके लॉगबुक में एंट्री हो जाएगी, उसकी परमिट होगा, उसकी फिटनेस होगी, तभी गाड़ी चलेगी। परमिट में तो कई बार ऐसे डिस्प्यूट भी हो जाते हैं कि
महाराष्ट्र का स्टेट परमिट है और गाड़ी मुंबई से हैदराबाद जा रही है, तो महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ही रोक की जाएगी दूसरे स्टेट में एंटर होते ही कि परमिट है कि आपके पास नहीं है, तो कैसे गाड़ी आ गई है दूसरे स्टेट से। कमर्शियल व्हीकल है, लोडेड व्हीकल है, एक ही साइड में खड़ा कर दिया, 4 दिन खड़ा कर दिया, भारी सी पेनल्टी लगा दी, तो उसका तो सब व्यापारी का सारा सामान खराब। ऐसे केसेस में अगर वो क्लेम भी करता है इंश्योरेंस कंपनी पर, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसका इंश्योरेंस कंपनी का जैसे इंटीमेशन मिलेगी सबसे पहले पॉलिसी चेक करेगी, देखा है कि पॉलिसी में रिस्क तो कवर है, लेकिन लॉस को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वो सर्वेयर भेजेगी तुरंत। सर्वेयर स्पॉट पर जाएगा, फिजिकल लॉस को देखेगा, फोटो खींचेगा, सर्वे रिपोर्ट के लिए असेसमेंट करेगा, जब असेसमेंट करेगा तो सारे गाड़ी को डॉक्यूमेंट देखेगा। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो क्लेम खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो अपनी रिपोर्ट में यही लिखेगा ना, परमिट नहीं था, वैलिड परमिट नहीं था, तो गाड़ी दूसरे स्टेट में गई कैसे। तो मोटर की लायबिलिटी खारिज हो जाती है ऐसे डॉक्यूमेंट की बेसिस पर, तो कैरियर लीगल लायबिलिटी भी खारिज हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को सेटल कर देगी तुरंत, लेकिन सेटल करने के लिए उसे कुछ खास डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स कैरियर लीगल लायबिलिटी के क्लेम में ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो मोटर की पैकेज पॉलिसी को चेक करेगी कि मोटर की पैकेज पॉलिसी उस डेट को वैलिड थी या नहीं, गाड़ी की आरसी देखेगी, अगर कोई सी एग्रीमेंट के तहत माल जा रहा तो एग्रीमेंट लेटर लेगी, ट्रांसपोर्टर के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, द कैरेज बाई रोड एक्ट 2007 के तहत वो देखेगी, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं, क्लेम फॉर्म है या नहीं, जीआर है या नहीं। जीआर की उसने इशूड, जीआर जो इशू होती है वो सामान के मालिक को होती है, ट्रांसपोर्टर के पास उसकी सिर्फ कॉपी रहती है, क्योंकि ओरिजिनल उसके सामान के मालिक को दे दी जाती है, जिसमें लिखा रहता है कि सामान क्या है, कितना क्वांटिटी है, क्या वेट है, क्या उसकी रेट है, कितना टोटल वैल्यू है, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कौन सी डेट को जाएगा, कौन उसका ओनर है, ये सारी डिटेल जीआर में लिखी रहती है। गुड फॉरवर्ड नोट में भी उस सामान की डिटेल होती है। तो ये डॉक्यूमेंट जब वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा उसके बेसिस पर क्लेम प्रोसेस किया जाएगा। डॉक्यूमेंट से जब क्रॉस हो जाएगा कि हाँ ये सामान इस डेट को गया है, इसकी लॉग बुक में एंट्री है, इस सामान की गुड्स कंसाइनमेंट नोट में एंट्री है, ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, तो कैरियर लीगल लायबिलिटी क्लेम पे कर दी, इशू ही नहीं। अब आपको किसी ट्रांसपोर्टर को ये पॉलिसी सेल करनी है तो आपको बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके बेसिस पर अंडरराइटर प्रीमियम की रेट कोट कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम ये पॉलिसी सिर्फ 2-3 साल से सेल कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर तो अपना 20 साल से बिजनेस कर रहा है, 25 साल से बिजनेस कर रहा है, वो तो पॉलिसी ले रहा था ना, और कंपनियों से ले रहा होगा, और कंपनियों के पास तो शुरू से पॉलिसियाँ हैं, हमारी पॉलिसी तो लेट आई है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है प्रपोजल फॉर्म में, उसमें सबसे पहले यही देखना है कि ट्रांसपोर्टर के पास कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं जिनको कि वो इस पॉलिसी में कवर कराना चाहता है, उनके GVW एज पर RC क्या है, कितनी लिमिट ऑफ इंडेमनिटी लेना चाहता है, कितने एड ऑन लेना चाहता है, उसकी गाड़ियों की कंडीशन क्या है, क्लोज बॉडी हैं, टैंकर हैं, ट्रेलर हैं, क्या है, गाड़ी कितनी पुरानी है, कार्गो किस तरीके का सामान होता है वो कैरी करता है, क्योंकि कई बार केवल स्पेसिफिक गुड्स भी कैरी किए जाते हैं। जैसे मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और मेरा किसी ट्रांसपोर्टर से एग्रीमेंट है 2 years 3 years का, तो आई विल कैरी ओनली दी सीमेंट बैग्स, और सीमेंट बैग वाले से मेरा कॉन्टेक्ट है तो मैं सीमेंट बैग ही कैरी करूँगा, किसी मेरा ऑयल डिपो से है तो मैं ऑयल डिपो ही कैरी करूँगा, अगर किसी टेक्सटाइल मिल से कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं टेक्सटाइल ही कैरी करूँगा। तो वो स्पेसिफिक आइटम भी हो सकते हैं,
और उसके अलावा मिक्स गुड्स तो नॉर्मली होता ही है। ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में तो मिक्स गुड्स ही जाता है। फर्नीचर भी उसी में जा रहा है, मसाले भी उसी में जा रहे हैं, बारदाना भी उसी में जा रहा है, गेहूँ आटा चावल की बोरियाँ भी उसी में जा रही हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है। कोई भी कार्गो ले जाना अलाउ है। कार्गो का मतलब माल अलाउ है तो वो ले जाएगा, तो उसके डिटेल उसको चाहिए कि भाई क्या किस तरीके का सामान बेचते। पॉलिसी उसको सिंगल चाहिए, फ्लीट पॉलिसी चाहिए। ये डिटेल जब वो प्रपोजल फॉर्म में दे देगा तो उसके बेसिस पर प्रीमियम का रेट उसको बता दिया जाएगा, अंडरराइटर उसका रेट बता देगा, उस पर वो एग्री करता है तो प्रीमियम पॉलिसी एग्री हो जाएगी। और नॉर्मली ट्रांसपोर्टर फ्लीट पॉलिसी ही लेगा। जहाँ मोर देन वन व्हीकल हो तो वो नॉर्मली फ्लीट पॉलिसी लेगा, क्योंकि एक ही पॉलिसी में उसके सारे व्हीकल कवर हो जाएंगे। लेकिन हर व्हीकल की मोटर की पैकेज पॉलिसी मैंडेटरी है, वो उसके पास होनी चाहिए। अगर पॉलिसी कैरियर लीगल लायबिलिटी के पॉलिसी पीरियड में समाप्त हो रही है तो उसको टाइमली रिन्यू करा ले। अगर वो पॉलिसी वैलिड नहीं मिली तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। कार्गो यानी गुड्स किसी भी तरीके का यूज हो सकता है सिवाय कॉन्ट्राबैंड आइटम्स के। कॉन्ट्राबैंड उसको बोलते हैं जो कि कानूनी रूप से अवैध गुड्स को ले जाने। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्टर इस पॉलिसी को लेंगे जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, तो उनका एक सवाल ये भी आता है कि हम कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी क्यों लें, हम मैरिज की ट्रांजिट पॉलिसी क्यों नहीं ले लें। कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली आम आदमी मैरिज की ट्रांजिट पॉलिसी लेता है। आपको मेरे को अपने सामान भेजना होगा तो हम तुम मैरिज की ट्रांजिट पॉलिसी लेंगे। तो उसमें ये डिफरेंस समझना पड़ता है कि जो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी है उसमें तो लायबिलिटी कवर होती है, मैरिज की पॉलिसी में सामान या प्रॉपर्टी कवर होती है। कैरियर लीगल लायबिलिटी का जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी से ट्रांसपोर्टर लेता है। मैरिज ट्रांजिट पॉलिसी का जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी से माल का मालिक लेता है। कैरियर लीगल लायबिलिटी में उस माल का क्लेम पे किया जाता है ट्रांसपोर्टर को जिसका कि वो मालिक ही नहीं है। मैरिज की ट्रांजिट पॉलिसी में उस माल का क्लेम पे किया जाता है जिसका वो मालिक है। तो पॉलिसी में डिफरेंस है। जिस माल का कस्टोडियन है केवल ट्रांसपोर्टर, उसके लिए उसको सिर्फ कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी चाहिए, मैरिज ट्रांजिट पॉलिसी नहीं दी जा सकती, उसके काम की नहीं। हाँ, लेकिन एक ही कैरियर लीगल लायबिलिटी में उसके जितने भी व्हीकल वो यूज कर रहा है सारे के सारे व्हीकल का इंश्योरेंस हो जाएगा। और ना तो मोटर पॉलिसी में ना ही कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में अंडर इंश्योरेंस दोनों पॉलिसी में किसी का नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि मोटर की पॉलिसी में तो इसलिए नहीं लगता है कि उस पर आईडीवी की टेबल लग जाती है। आईडीवी की टेबल टैरिफ के हिसाब से 5 साल के लिए इस तरीके से बनाई हुई है कि उसकी वैल्यू पर एक निश्चित परसेंटेज से एक्स शोरूम वैल्यू में से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू निकल आती है। क्योंकि गाड़ी की मार्केट वैल्यू जो होती है वो उसके मॉडल या मेक या मैन्युफैक्चरिंग ईयर पर लगती है। गाड़ी की वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होती है। तो मोटर व्हीकल में तो इसलिए अंडर इंश्योरेंस नहीं लगता। कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में अंडर इंश्योरेंस इसलिए नहीं लगता है कि ट्रांसपोर्टर किसी भी माल का मालिक ही नहीं है। वो अपनी गाड़ियों में जो भर भर के गाड़ियों को भेज रहा है, 25-50 गाड़ियां डेली भेज रहा है, उसमें से एक भी माल ऐसा नहीं है कि उसका हो। माल किसका है? मेरा, तुम्हारा, फर्म्स का, व्यापारियों का, खरीदारों का। वो क्या कमा रहा है फिर?
वो उससे भाड़ा ले रहा है, फ्रेट ले रहा है, वो उसकी इनकम। और वजन के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से भाड़ा देता है, और यही उसका सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि दिन में क्विंटल्स में, टनों में माल जाता है, टनों। मान लिया आपके शहर में चावल खूब होते हैं, मेरे शहर में चावल नाम की कोई चीज पैदा ही नहीं होती, तो मेरे यहाँ तो चावल आपके शहर से आएगा, ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, ट्रक के ट्रक आएंगे, महीनों आएंगे, सालों आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो सामान आ रहा है वो उसका मालिक ट्रांसपोर्टर नहीं है, आप हैं। वो तो केवल जब तक उसकी कस्टडी में है, उसको कोई लॉस या डैमेज नहीं हो जाए, तब तक के लिए उसकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए उसने कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी की। इसलिए उस सामान पर, उस वैल्यूएशन पर कोई भी अंडर इंश्योरेंस नहीं लगेगा। फिर आता है लिमिट ऑफ इंडेमनिटी कैसे सेलेक्ट की जाए। क्योंकि ये लायबिलिटी पॉलिसी है, और लायबिलिटी पॉलिसी में दो तरीके की लायबिलिटी सेलेक्ट होती है, AOA और AOY, एनी वन एक्सीडेंट और एनी वन ईयर लिमिट। और ये दोनों ही ट्रांसपोर्टर को सेलेक्ट करनी है अपने लिए। कैसे सेलेक्ट करेगा कि एक बार अगर ट्रक जा रहा तो एक बार में ट्रक में भर के पूरा सामान जा रहा, तो उस सामान की कितनी वैल्यू हो सकती है, ये उसकी एनी वन एक्सीडेंट लिमिट होगी। मान लिया मेरा टाइप है किसी सीमेंट फैक्ट्री से, मेरे ट्रक में एक बार में 12 टन माल जा सकता है। 12 टन में मान लिया 500 कट्टे आते हैं, और उन 500 कट्टों की कीमत 1.5 लाख रुपए है। तो अगर वो 500 के 500 कट्टे भी डैमेज हो जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा का लॉस तो नहीं मांगेगा। तो मेरी लायबिलिटी एनी वन एक्सीडेंट की 1.5 लाख हो गई। लेकिन पूरे साल में ऐसा नहीं करूँगा, मैं पूरे साल कुछ भी और भी सामान लो सकता हूँ, कितना भी महंगा भी सामान हो सकता है। तो नॉर्मली एक बार में जितने का सामान जाता है मैक्सिमम, उतने की एनी वन एक्सीडेंट लायबिलिटी सेलेक्ट कर ली जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल ये दिया जाता है कि मान लिया एक टैंकर है, उसके पास टैंकर है, वो टैंकर को पूरे को पेट्रोल से भर के भेज रहा है। अगर उसमें पूरे के पूरे में आग लग गई, या एक्सीडेंट हो गया, या एक्सप्लोजन हो गया, और 5000 लीटर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो वो अगर मान लिया 5000 लीटर उसमें पेट्रोल भी भरा है, जिसका कि एवरेज रेट 1 लीटर का 100 रुपये होता है, तो 5000 के हिसाब से उसका 5 लाख का नुकसान हो सकता है एक बार में। तो वो क्या करेगा, एक बार की लिमिट में 5 लाख सेलेक्ट कर लेगा एनी वन एक्सीडेंट, और पूरे साल में जितना उसका टर्नओवर होता है उतना एनी वन ईयर की लिमिट ले लेगा। एनी वन ईयर मतलब पूरे साल की लिमिट। इस तरीके से AOA और AOY दोनों ट्रांसपोर्टर को डिसाइड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका पूरे साल का टर्नओवर कितना है। तो ये जो AOA और AOY दी जाएंगी, उन पर प्रीमियम रेट मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रीमियम रेट 10 पैसा भी हो सकती है, 2 रुपया भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू दी आइटम्स। डिपेंड कितना फ्लेमेबल है, कितना हैजार्डस है, नॉन हैजार्डस है, क्या है। अब ये जो पॉलिसी है, इस पर 2-3 एक्ट लागू होते हैं, क्योंकि सारे व्हीकल यूज हो रहे हैं, तो उन पर तो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। उन पर वो पॉलिसी हो गई मोटर की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या थर्ड पार्टी पॉलिसी। और ये लायबिलिटी आती है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत, क्योंकि दूसरे के सामान को भेजा जा रहा है, उसको सुरक्षित पहुँचाना है। तो ये इस लायबिलिटी में ये प्रोविजन लागू हो जाएंगे इस एक्ट के। अगर बाई चांस कोई कोर्ट केस होता है, तो इस एक्ट के में जितने कंपनसेशन बनता है उसके हिसाब से कोर्ट उसको कंपनसेशन दे देगी। लेकिन एक्ट ये नहीं कहता कि ये कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी लेना कंपलसरी है। ये कहता है कि कैरियर की जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है, कंपनसेशन वो पे करेगा क्योंकि उसने भाड़ा लिया है।
तो ऐसे केस में कैरियर्स को हमेशा, जब तक उनके पास कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी नहीं होगी, वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर ट्रांसपोर्टर फर्म, चाहे उसके पास 5 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ, 15 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ, 500 गाड़ियाँ, अपने लिए कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी लेके रखता है। कोई भी लॉस और डैमेज होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगा, ओनर को पे हो जाएगा। और हर गाड़ी में कुछ ना कुछ लॉस और डैमेज होते ही है, तो हर एक को तो कंपनसेशन देना है उसका। अगर ट्रांसपोर्टर को यही काम रह गया, अगर वो कंपनसेशन ही देता रहता, उसमें तो जितना खाया कमाया सब निकल जाएगा। एक गाड़ी पर मान लिया उसका भाड़ा टोटल बनता है 15,000 रुपये, और उसको किसी एक ही सामान का डैमेज पे करना पड़ जाता है मान लिया 25,000 रुपये, तो और ऐसा मान लिया महीने में 5-10 घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा? इसलिए हर ट्रांसपोर्टर फर्म, कैरियर फर्म, लॉजिस्टिक फर्म ये पॉलिसी लेके रखती है, उनके लिए बहुत यूजफुल है। आप जब भी ये पॉलिसी बेचने जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टर के इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, पहली चीज़। कवर ड्यूरेशन बताना पड़ेगा, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, आपको 2 बेनिफिट होंगे कि वो कैरियर्स लीगल लायबिलिटी का प्रीमियम तो मिलेगा ही, साथ में आपको उसके व्हीकल्स जिनको कि वो यूज कर रहा है उनका भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। एक बार ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में आपको एंट्री मिल गई, यू कैन गेट द डबल इंश्योरेंस बेनिफिट्स। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस?